हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था, जिसकी हमने आंसर की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसकी हम थर्ड सीरीज यानी कि थर्ड पार्ट के साथ आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहली दो वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो सबसे पहले उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो पहले दो पार्ट में हम कवर नहीं कर पाए। हालांकि थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं हमने कोशिश की उन सब का आंसर देने की। और इसके अलावा भी थर्ड पार्ट कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया जो अनडिस्कस है या जिसका अभी जिसके बारे में बात करना बाकी है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में हमसे इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड पार्ट एक बार स्टार्ट करते हैं हम। ये एग्जाम हमारा हुआ था, जैसा आप सब जानते हो, 26 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था हमारा एग्जाम। ठीक है, एमसीआरई फार्मासिस्ट के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। पहले दो पार्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से जो ग्लोबल सोर्स है, सॉरी 36, ग्लोबल सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे ग्लोबल ही आएगा, इस पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स होता है हमारा रेडियोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन का, वो होता है हमारा ग्लोबुलर, वो होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, वो होता है हमारा ग्लोबुलर सोर्स ऑफ रेडिएशन। अगर क्वेश्चन ऐसे था ग्लोबुलर सोर्स ऑफ रेडिएशन, तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए आईआर। इंफ्रारेड के अंदर यूज किया जाता है हमारा क्या, ग्लोबुलर सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन पोटेंशियोमीटर। इनमें से कौन सी है जो प्रेसिपिटेशन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज की जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, सिल्वर इलेक्ट्रोड या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड। अब डिपेंड करता है कि आपकी ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में पता है तो एक बार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज की जाती है या फिर आपकी ग्लास इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड यूज फॉर प्रेसिपिटेशन पोटेंशियोमीटर, सो द आंसर इज सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम, विच वट इज द रोल ऑफ जेड वैल्यू इन स्टेरिलाइजेशन। जो जेड वैल्यू होती है स्टेरिलाइजेशन के अंदर, उसका मतलब क्या है। तो देखो, जो हमने आंसर इसका लिख दिया इसके अंदर, रेजिस्टेंस टू माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये आंसर गलत है इसका, ये आंसर नहीं है। आप मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो व्हाट इज द रोल ऑफ जेड वैल्यू इन स्टेरिलाइजेशन। जो जेड वैल्यू होती है उसका काम, वो किस चीज को डिनोट करता है, वो डिनोट करता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किस चीज के लिए, वो टेम्परेचर डिफरेंस जहां पे आपकी डी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, वो टेम्परेचर डिफरेंस जहां पे आपकी डी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब बात आता है कि फिर डी वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। असल में डी वैल्यू क्या है, तो डी वैल्यू क्या होती है आपकी, वो टाइम जहां पे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 90% तक किल हो चुके हों। तो जेड वैल्यू हमारी क्या होगी, इसको हम रिलेट करें इन दोनों टर्म्स को, तो ये वो टाइम हो जाएगा, सॉरी वो टेम्परेचर चेंज रहेगा जहां पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन थी वो 90% तक डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि 90% ऑर्गेनिज्म, 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी है। सो द बी इज द राइट आंसर, टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो टाइम की जगह यहाँ पे टेम्परेचर भी था, तो भी यही ऑप्शन इसका रहेगा, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। असल में टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होता है, और उस टेम्परेचर को चेंज होने में जो टाइम लगा, दैट इज द जेड वैल्यू। ठीक है जी, तो बी नहीं रहेगा, इसे आप स्किप करें स्लाइड को, इसका राइट आंसर, सॉरी ए नहीं रहेगा, इसका आंसर बी रहेगा आपका। ठीक है, 39 हमारा, पायरोजन टेस्टिंग इज डन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। पायरोजन जो टेस्टिंग होती है वो किस एनिमल पे की जाती है। पायरोजन जो टेस्टिंग होती है वो आपकी की जाती है आपके पायरेसिस के लिए, यानी कि फीवर जनरेट करने के लिए, है ना, एक तरीके से। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं उसका मॉडल यूज करते हैं कि भाई कौन कौन सी हमारी जो ड्रग है उसकी एफिकेसी कितना अच्छा एक्शन वो शो करिए। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले हमें रैबिट के अंदर क्या करना पड़ता है, फीवर इंड्यूस करना पड़ता है, यानी कि उसके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो वो कौन सा एनिमल है जिसके अंदर ये जो मॉडल है स्टेबलाइज किया गया है, या कौन से एनिमल्स के अंदर हम जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं पायरोजन टेस्टिंग के थ्रू, तो वो हमारा कौन सा होता है, रैबिट। ठीक है, आप फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल, रैबिट पायरोजन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका फार्माकोलॉजी से, दैट इज रैबिट इज द राइट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड। वाटर फॉर इंजेक्शन जो हमारा होता है फार्मास्यूटिक्स, आई थिंक 5th या 6th सेमेस्टर का क्वेश्चन है, तो उसमें जो हमारा जो मेथड होता है डिस्टिलेशन का, वो कौन सा मेथड जो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, द राइट आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है किसके लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्जिकल इक्विपमेंट्स स्टरलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी के दौरान यूज किए जाते हैं, आपके सीजर्स जैसे, तो उनको
किस मेथड के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, मॉइस्ट हीट के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, उनको स्टरलाइज करते थे। तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर कहाँ गया, सर्जिकल इक्विपमेंट की जगह आपसे पूछा जाता पाउडर्स, जो पाउडर्स होते हैं हमारे, उनको किस मेथड से जो स्टरलाइज किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहता है, ड्राई हीट। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट हीट वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। मॉइस्ट हीट अगर होगी और पाउडर के अंदर का हमारे एग्रोस्कोपिक वो है सॉरी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे मॉइस्ट हीट यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें कैसे हीट चाहिएगी, वहाँ पे हमें हीट चाहिएगी ड्राई वाली। अगर क्या पूछा है, पाउडर, नाइपर में एक बार क्वेश्चन पूछा जो जा चुका है। ठीक है, तो पाउडर को स्टरलाइज करने के लिए यूज होती है आपकी ड्राई हीट, और वहीं आपकी सर्जिकल इक्विपमेंट्स को जो स्टरलाइज करने के लिए यूज होने वाली वो मेथड हमारा मॉइस्ट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद प्रोटॉन। ये जब फार्माकोलॉजी की जो जनरल फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप ये पढ़ते हैं, उसके अंदर आप ने देखा होगा जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, है ना, ADME, जब हम वो चीजें पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वहां पे जो मेटाबॉलिज्म या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग इस चीज को पढ़ते हो, प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग से क्या होता है, ड्रग का एक्शन सस्टेन्ड हो जाता है, बहुत धीरे धीरे और बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि प्रोटीन से बाइंड रहती है। और अगर वो वहां से वो धीरे धीरे रिलीज होती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो बाइंडेड रहती है तो उसका एक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुकी है, और जब तक एक्शन नहीं आएगा उसके बाद वो मेटाबोलाइज भी नहीं होगी, यानी कि बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट भी हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ते हो। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी है हमारा, जो एसिडिक ड्रग है वो किससे बाइंड करती है, हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन से, और वहीं बेसिक ड्रग हमारी बाइंड करती है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती है। सिंपल स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज बीन गिवन टू द एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियमसन। सुनीता विलियम्स को रिसेंटली कौन सा पुरस्कार दिया गया इनमें से। तो जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज पद्म भूषण। ठीक है, उन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड किया गया, किसके लिए, स्पेस जो एस्ट्रोनॉट है, एक्सप्लोरेशन, उस चीज के लिए, स्पेस में एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, दैट इज पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स दैट प्रोड्यूस एन इफेक्ट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। ये भी डायरेक्ट फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, कि दो ड्रग्स हैं, आप दो ड्रग्स देते हो, अगर एक उनका इंडिविजुअली आपने इफेक्ट देख लिया, फिर आप उन्हें कॉम्बिनेशन में देते हो, तो ये कह रहा है अगर उनके कॉम्बिनेशन का इफेक्ट दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपकी दो ड्रग्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट, वो आपका अगर बराबर है ए के इफेक्ट के प्लस बी के इफेक्ट के, ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है, हमारा ए प्लस बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपका ज्यादा है ए का इंडिविजुअल इफेक्ट प्लस बी का इंडिविजुअल इफेक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये दोनों इन चीजों को याद रखो। अगर दोनों के सम के बराबर है कंबाइंड का इफेक्ट, तो उसे हम बोलेंगे एडिटिव, क्योंकि ऐड हो गया ना, दैट इज एडिटिव। और अगर दोनों के एडिशन जो इंडिविजुअल था इफेक्ट उनके सम के से ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या फिर सिनर्जिज्म। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट इज एडिटिव इफेक्ट। सो द राइट आंसर इज बी, एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके से क्वेश्चन था, विच हु वाज द चीफ गेस्ट एज इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025। ये जीके का क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर रहेगा प्रबावो सुबियांटो। ये कैसे प्रोनाउंस करना है अब आप खुद चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, आई थिंक इसे ऐसे ही करेंगे, प्रोबावो सुबियांटो। ठीक है, देख लेना भैया, मुझे जीके की इतना खास नहीं है इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज अचीव्ड ऑन रिपब्लिक डे 2025 इन इंडिया। अभी जो रिसेंट आपका रिपब्लिक डे गया जनवरी 2025 में, उसके बारे में पूछ रहा है कि हमने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड सेट कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया कि गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाए वो। तो हमारा वो जो बी ऑप्शन है दैट इज द लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस, इसके लिए जो है हमें गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हमारा साबित हो चुका है रिपब्लिक डे 2025 के अंदर। ठीक है, तो लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस। फोक आप देखते होगे जो रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उसमें अलग अलग स्टेट के जो है डांस दिखाए जाते हैं ना, अलग अलग जो भी उनके कहीं पे कथक के लिए आपको देखने का मिलता है, भरतनाट्यम, आपका घूमर, धमाल, जो भंगड़ा, जैसे जो जो आपके स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो भी आपके लोक नृत्य होते हैं उनकी एक झांकी निकाली जाती है, तो वो लॉन्गेस्ट थी इस बार, तो उसी के लिए जो गिनीज बुक में जो नाम रिकॉर्ड हुआ है, द लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस। इफ a is equal to 2 and b is equal to 3, what is the value of a square plus b square। हाँ जी, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इस पार्ट को जो ट्रिम कर दिया था, फर्स्ट हमने जो वीडियो निकाली थी आंसर की गई, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन को मिसरीड कर लिया था, मिसअंडरस्टूड कर लिया था। मैंने ऐसे सोचा कि हमसे पूछा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया और वहां से एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन असल में ऐसा इन्होंने पूछा ही नहीं है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है वो सिंपल क्या है, तो पेन ये चलता नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल पूछा है, होल स्क्वायर नहीं पूछा है। तो ए की वैल्यू है 2,
2 का स्क्वायर होगा हमारा 4, b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, सो 9 + 4 कितना होगा 13। ठीक है, तो राइट आंसर इज 13, सी ऑप्शन रहेगा हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इफ द ग्राफ लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ड्रग बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स देन ड्रग विल बी। ये आपका टाइम रिस्पॉन्स जो होता है, कंसंट्रेशन एंड या फिर यूं कहो रिस्पॉन्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है हमारा, उसके बारे में पूछा है कि क्या रहेगा अगर ग्राफ लेफ्ट साइड में। देखो इसको ऐसे समझते हैं, इस तरफ है हमारा टाइम और इस तरफ है हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन। ठीक है, दो कलर से मैं दिखाता हूं, एक ब्लैक से दिखाता हूं। एक ड्रग है जिसने हमारा ये इसका रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में इसने अपना जो है हाईएस्ट पीक अचीव किया, ये रहा इसका। ठीक है भाई, इस टाइम पे इसे हम कह देते हैं T1 टाइम पे हमारी ड्रग ए थी, उसने अपना पीक जो है अचीव कर लिया इफेक्ट का। फिर हमारी दूसरी ड्रग है जिसे मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, उसका इन्होंने क्या कहा, लेफ्ट साइड में वो ड्रग है हमारी, तो दूसरी ड्रग का ग्राफ कुछ ऐसा रहा। ठीक है, ये हमारी बी और इसका जो पीक आया वो कहाँ आया, वो इस पॉइंट पे आया, ये दैट इज द, इसे मैं लिख देता हूँ TB। ठीक है, दो ड्रग हमारी ए एंड बी, एक का हमारा क्या रहा टाइम मैक्सिमम जो आपका जो इफेक्ट शो कर रहा है वो है TA, और जो आपका बी के लिए जो शो कर रहा है वो हमारा TB। दो अलग अलग ड्रग्स की इसने बात की है। तो कह रहा है जो ड्रग हमारी लेफ्ट में शिफ्ट है, यानी कि इस तरफ जो लेफ्ट में हमारी ड्रग है वो कैसी है, क्या वो ज्यादा पोटेंट है, क्या वो बराबर काम करने वाली है, लेस पोटेंट है। तो एक चीज देखो, जो ड्रग हमारे, अब आप देख सकते हो ना TA और TB में कौन सा टाइम कम है, ऑब्वियसली बात है TB का टाइम इतना है और TA का टाइम इतना है, तो TB कम हुआ ना हमारा। यानी कि अगर कोई ड्रग कम टाइम में आपको ज्यादा इफेक्ट दे रही है और एक ड्रग है आपकी जो ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, उतना ही एक्शन शो करने के लिए, तो हमारे पास ज्यादा एक्टिव या फिर यूं कहो ज्यादा पोटेंट ड्रग कौन सी हुई, तो सबसे ज्यादा पोटेंसी उसकी हुई ना जो कम टाइम में हमें सेम इफेक्ट दे रही है उस ड्रग के जो ज्यादा टाइम ले रही है। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड ड्रग है जो लेफ्ट की तरफ है रेड वाली, वो हमारी कैसी हुई, मोर पोटेंट हुई, जो हम कह सकते हैं हाईली पोटेंट या फिर मोर पोटेंट देन ड्रग ए। ठीक है, ठीक है, तो हाईली पोटेंट ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। ये लॉजिकल से था, आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें यहाँ पे क्या आने वाला है इनमें से, ऑप्शन में से। तो देखो इसके अंदर जो इन्होंने रीजनिंग जो एप्टीट्यूड जो भी लॉजिक है वो देखो कैसा लगा। 8 और 28 एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है, तो कितना होगा 24, और उसमें कितना प्लस कर दे 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, हाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया। उसके बाद अगर हम क्या करें, 28 आ गया, हम अब हम 28 को मल्टीप्लाई करें 4 से, कितना आ गया 8 चौक 32, 2 4 दूना 8, 8 और 3 आपका आ गया 11, और इसमें ऐड कर दे 4, 6 1 1, यानी कि अगली सीरीज आ गई हमारी 116। इसी प्रकार अगर हम 116 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, हम नेक्स्ट हम करेंगे 5 से, और उसमें हम ऐड कर देंगे फिर से 4, तो हमारा कितना 5 1 30, 0 3 5 1 3 8 और 5 1 5। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे +4, तो हमारा कितना आ गया 584। तो ये क्या कर रहा है, अगला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है। किस सीरीज में, एक पहली बार इसने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर किससे किया 4 से, फिर किससे किया 5 से, और हर एक में क्या ऐड कर रहा है 4 4 4 ऐड कर रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 584 को, 3 से हो चुका, 4 से हो चुका, 5 से हो चुका, तो 584 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 4 5 हो गया, नेक्स्ट होगा 6, 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या जोड़ दें हम 4 जोड़ दें, तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आएगा 3 3 4 4। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट अगर 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 4 8। सो द राइट आंसर इज बी 3 3 4 8। ठीक है, इन्होंने क्या किया, हर एक नंबर को नेक्स्ट प्रोसीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहेगा, हर एक को आप 4 4 4 ऐड करते रहो। तो ये इसके अंदर लॉजिक लगना था, तो राइट आंसर इज बी, आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 50, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए सस्टेन्ड रिलीज मॉर्फिन फॉर्मुलेशन व्हेन गिवन टू द पेशेंट। ये केस स्टडी था, दरअसल ये ऐसे दिया हुआ था कि एक ओल्ड मैन है, 60 इनकी एज दी हुई है 60 ईयर्स, उन्हें जो है ट्रांसडर्मल पैच दिया जाता है मॉर्फिन का सस्टेन रिलीज के लिए। तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों उसे मॉर्फिन का ट्रांसडर्मल सस्टेन रिलीज पैच दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है, सस्टेन रिलीज किस लिए दिया जाता है, ताकि किसी भी ड्रग का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो और धीरे धीरे वो ड्रग रिलीज होती रहे और अपना एक्शन जो शो करती रहे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका बी, प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड पेन रिलीफ और एन एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होगी ड्रग तो लंबे टाइम तक चलेगी, और कैसा रहेगा उसका इफेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड पेन रिलीफ रहेगा। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी के लिए इस पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ यहीं तक 50 क्वेश्चन तक, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसलिए हम ज्यादा लंबी वीडियो ना करके अभी तक इस पार्ट में हम इतने डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम जो है ऐड करते रहेंगे। अब तक वीडियो के अंत तक आप इतनी सहनशीलता से बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका जो रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है आपके आंसर कीज पे, उसका हम जितना आपको शुक्रिया करें उतना ही कम है। खैर,
जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपका एग्जाम आपके साथ आपके एग्जाम दिया या नहीं दे पाया, या जिनको इंटरेस्ट रहता है ऐसे क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। अपने जो भी डाउट्स हैं हमसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।